वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बिल के विरोध में लगातार उकसाऊ बयानबाजी की जा रही है। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। सियासत से इतर आपको बताते हैं कि आखिर क्यों वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर हंगामा मचा है। ऐसा क्या बदलाव हो जाएगा जिसे लेकर इतनी हाय तौबा की जा रही है। दरअसल 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 बेसिक वक्फ संशोधन एक्ट से वक्फ बोर्डों को ज्यादा अधिकार दिए। वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति को अपना बताने के अधिकार असीमित हो गए। भलाई के नाम पर किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड दावा कर सकता है। वक्फ बोर्ड 1995 की धारा 3 के तहत वक्फ के सोचने भर से जमीन उसकी हो जाएगी और इसके लिए उसे कोई सबूत नहीं देना होगा। वक्फ के दावे या फैसले को अदालतों में भी चुनौती मौजूदा कानून में नहीं दी जा सकती। वक्फ संपत्तियों में राज्य और केंद्र सरकारों को भी दखल का कोई अधिकार नहीं। अब जरा समझिए कि जिस नए कानून को मोदी सरकार लाने जा रही है उसके तहत क्या होगा। वक्फ एक्ट के कानूनों में 40 संशोधन करने की तैयारी में है केंद्र सरकार। वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने वाली शक्ति पर अंकुश लग जाएगा। वक्फ संपत्ति पर मिले वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर भी पाबंदी लगेगी। संपत्ति पर वक्फ बोर्ड के दावों का वेरिफिकेशन इस कानून में बदलाव के बाद जरूरी हो जाएगा। संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वक्फ बोर्ड को संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर करानी होगी। संपत्ति का मूल्यांकन और राजस्व की जांच भी की जा सकेगी। राज्य और केंद्र परिषद में महिला सदस्यों को शामिल किया जाएगा। जहां वक्फ बोर्ड नहीं, वहां ट्रिब्यूनल में जाने का मौका लोगों के पास होगा। नए और पुरानी सभी तरह की वक्फ संपत्तियों पर यह कानून लागू होगा। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ अब कानूनी विकल्प के अधिकार भी मिल जाएंगे। ये बदलाव यकीनन वक्फ बोर्ड की मौजूदा सूरत और उसके तौर तरीकों को बदलने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए भी कुछ इसी तरह के सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठ रही है। फिर हम सनातनियों के मंदिरों का क्या होगा, व्यवस्थाओं का क्या होगा? तो हमें सनातन बोर्ड चाहिए। कम से कम हम अपने मंदिरों को बचा सकें, कम से कम हम अपने देश को बचा सकें, कम से कम हम अपने स्थानों को बचा सकें। इसके लिए हमें सनातन बोर्ड चाहिए। जाहिर है जिस तरह से वक्फ बोर्ड अभी तक काम करता रहा है उसे लेकर बड़े सवाल उठते रहे। गरीब मुस्लिम महिलाएं, शिया और बोहरा समुदाय भी वक्फ के मनमाने तौर तरीकों पर सवाल पहले भी उठा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो चलिए अपनी चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक वत्स है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बिलाल खान है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और हाजी नाजिम खान है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। सबसे पहले बिलाल जी, आपके पास हम यहाँ पर आएंगे। कुछ चीज़ों को मैं यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूँगी कि कल जैसे ही तौकीर रजा ने अपने हाथों पे माइक थामा तो उन्होंने क्या कुछ जो बातें हैं वो कही है कि अगर हमारे नौजवान आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो फिर सोचिए क्या होगी। फिर उसके बाद आपकी रूह कांप जाएगी सड़कों पर अगर वो उतर आते हैं। अल्लाह को गाली दी जाती है, योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा गया। हुकूमत जो है हमेशा से बेईमान रही है, अल्लाह और कुरान दोनों का अपमान करती है। और अगर आपको भी ये दर्द महसूस हो रहा है तो आप सड़कों पर उतरिए और इसके खिलाफ आवाज उठाइए। तो ये किस तरह का बयान है? ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्माद क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? इससे कहीं ना कहीं आप जो यहाँ पर कुरान, अल्लाह, इन सब का नाम ले रहे हैं, एक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, एक धार्मिक चीज। आप कैसे इसको राजनीति में लेकर के आ सकते हैं? अगर किसी चीज से आपको तकलीफ है तो आप वक्फ बोर्ड की बात करिए, ना कि आप यहाँ पर कुरान और अल्लाह को लेकर के उन्हें गाली दी जा रही है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो आने वाली स्थितियां क्या होंगी, इससे तो दो वाकिफ आप भी होंगे। कैसे देखेंगे तौकीर रजा के इस बयान को? देखिए, ये बयान क्यों दिया गया है इसका हमें थोड़ा सा पीछे जाकर जो है देखना पड़ेगा। जो लगातार यति नरसिम्हानंद सरस्वती जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी किया जा रहा है लगातार, उस पर तो किसी की जुबान नहीं खुलती है। उसको जेल भी नहीं भेजा जाता, उसको मेहमान बनाया जाता है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा। वो सब दिख रहा है। और जिस तरीके से रामगिरी और फलानागिरी ये नए नए चिंटू चपट्टे निकल के बकवास करते हैं मेरे नबी के बारे में, उनको अगर कार्रवाई नहीं होगी तो ये उनका संदेश इस तरीके से दिया गया है कि हम
प्रोटेस्ट कर सकते हैं। कोई हमने ऐसी बात उन्होंने नहीं की है जिसपे हम बवाल कहें कि बहुत बड़ा वैसा बयान दे दिया। रोडों पे निकलने का क्या नहीं, बात आपको होता है? नहीं लग रहा है इंसाफ इससे लोगों को इससे रोडों पे इससे उतरना पड़ता युवा है। जो है भड़केंगे, लोगों फिर की कैसी बिल जमा स्थिति करनी होगी देश पड़ती के है, अंदर में, फिर आप समझ सकते हैं। प्रोटेस्ट करना पड़ता है। बिलाल जी सुनिए ना बात, बिलाल जी सुनिए, अगर आप जिस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, चलिए वो तो बात की चीज है, उस पे जांच का विषय है, उस पे लेकर के बातचीत किसी और दिन होगी। क्या जांच आज का हम विषय है, बात, मैडम? आज सुनिए मेरी बात, आज हम बात यहाँ पर वक्फ बोर्ड को लेकर के कर रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी यहाँ पर तौकीर रजा की तरफ से की गई है। आप ये भी तो कह सकते थे कि चलिए हम भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हैं। ऐसे कितने प्रदर्शन हो चुके हैं। अगर आपकी नाराजगी है सरकार से तो आप प्रदर्शन करिए ना। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि आप देश में कैसी अराजकता को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप इसके लिए हामी भरते हैं? क्या आप ये साबित कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने जो कहा वो सही कहा? देखिए, इस देश के अंदर क्या क्या कहा गया, देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश। कपिल मिश्रा से लेकर परवेश वर्मा मुसलमानों से सामान मत खरीद रही है, मस्जिद में घुसकर मारेंगे, 24 घंटे दे दीजिए। ये फिर वापस से आप चीजें इसमें आ रहे हैं। आप वक्फ बोर्ड पे आइए ना, वक्फ बोर्ड पे आइए ना, उसको लेकर के क्या हो चुका उस पर चर्चा हो चुकी है, उस पर चर्चा हो चुकी है। नहीं, वो चर्चा नहीं, ठीक है, उसमें चर्चा हो चुकी है, उस चीज को लेकर के बार बार आएंगे तो जो मेन मुद्दा है उस पर बातचीत नहीं हो पाएगी। जो मेन मुद्दा है, अगर आप कह रहे हैं मौलाना तौकीर रजा साहब पे कार्रवाई होगी, तो इन देखिए लोगों पे बिलाल जी, कार्रवाई मेरा क्यों सिर्फ होनी ये चाहिए? कहना है कि अगर आपको किसी चीज से नाराजगी है, आपको वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है उसमें ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो अधिकार है वो छीने जा रहे हैं, आप आइए प्रदर्शन करिए ना। कई ऐसे प्रदर्शन तो आपने जंतर मंतर पर देखे होंगे, लेकिन किसी से आपने सुना है कि आइए हम उतरेंगे तो आपको दिखा देंगे, हम सरकार को बता देंगे, हम अगर उतरे तो आपकी रूह कांप जाएगी। ऐसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं? आप देश में क्या फैलाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? मेरा सवाल सिर्फ इससे है, मेरा शब्दों पे सवाल है। आपका सवाल वाजिब है, मैं कोई उस पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सवाल ऐसे लोगों से होना चाहिए जो धर्म संसद का नाम लेकर इस देश में कहते हैं मुसलमानों को मार देना चाहिए, मुसलमानों को कत्लेआम कर देना चाहिए, इस देश से निकाल देना चाहिए, पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उन लोगों से हम आज आ गए और हम भारत के संविधान के तहत हम उस पर नहीं कह रहे। भारत के संविधान हमें इजाजत देता है पीसफुल प्रोटेस्ट करें, और हमने करके भी दिखाए, चाहे वो जामिया का प्रोटेस्ट हो, शाहीन बाग प्रोटेस्ट, इस देश के जंतर मंतर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं उसी का जिक्र भी करने वाली थी कि शाहीन बाग आप देखिए एनआरसी को लेकर के हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से हुआ, वहां तो इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली ना। फिर वक्फ बोर्ड के संशोधन में आखिर दिक्कत क्या है? चलिए यहाँ पर हम हाजी जी का रुख कर लेते हैं, हाजी नजीम जी आपका रुख कर लेते हैं। आखिरकार वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हो रहा है, तकरीबन 40 संशोधन जो है वो हो रहे हैं, कहाँ नाराजगी है, कहाँ दिक्कत आ रही है? क्योंकि देखिए तुरंत प्रभाव से हो सकता था उसको आप ये फैसले पर मुहर भी लग जाती है, लेकिन जेपीसी को भेजा गया है, सबकी सहमति इसमें चाहिए, सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है, फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? देखिए किरण जी, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड की बात हो रही है, तो देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए भारत के अंदर जो वक्फ की भी जमीनें हैं वो देखिए हमारे अपने बाप दादाओं की जमीन है, और ये जो जमीनें दान करी गई है, वक्फ का मतलब होता है दान करना, यानी कि अल्लाह की राह में दान करना। और देखिए ये जमीनें जो दी गई है ये खानकाह के लिए दी गई है, मस्जिदों के लिए दी गई है, कब्रिस्तान के लिए दी गई है, दरगाहों के लिए जगह दी है, और उनके लिए जगह दी गई है कि जो मुस्लिम समाज के बिल्कुल गरीब है, जो कुछ नहीं है, बिल्कुल माजूर है, तो उनके लिए भी। तो खान साहब आप मान रहे हैं कि वाकई जो गरीब मुसलमान हैं, जो महिलाएं हैं, क्या उन्हें ये वक्फ बोर्ड की जमीन दी जा रही है? क्या उनके काम ये जमीनें जो है वो आ रही हैं? हाँ किरण जी, देखिए अभी मैं ये कह रहा था कि वो जगह जो दी जाती है मुस्लिम समाज को दी जाती है ताकि वो उसमें रह कर अपना गुजर बसर कर सके, लेकिन उस जमीन को बेच नहीं सकते क्योंकि ये जमीन वक्फ करी हुई है। लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है वक्फ के नाम पर, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सनातन धर्म के अंदर की भी बात आती है, तो अभी बोर्ड की भी बात आ रही थी कि सनातन बोर्ड भी बनाइए, तो सबसे पहले अगर जांच पड़ताल करी जाए तो आश्रम की जमीनों की भी जांच करी जाए, मठ के पास कितनी जमीनें उनकी भी जांच करी जाए, ताकि देश को ये पता चले कि देखिए रेलवे। आपको डाटा पता है खान साहब, आपको डाटा पता है कि अभी तक रेलवे ले ले तो इनसे भी कहीं ज्यादा जो है, मतलब तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड आता है जिनके पास जमीनें हैं। अगर वो एक बार नजर डाल दे वो जमीन उनकी तो वो जमीन उनकी। और 1955 की अगर हम बात करें, जो संशोधन हुआ था उसमें कानूनी तौर पर उन्हें और अधिकार दे दिए गए थे कि उन्हें कोई कानूनी तौर पर पेपर जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्या नए सवाल खड़े होने चाहिए?
नहीं किरण जी, ऐसा नहीं है कि पेपर जमा करने की जरूरत है। देखिए, जहाँ पे भी हमारी अपनी जमीनें होती हैं, सरकार को बता दे कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड की जमीन है, और वक्फ बोर्ड किसके अधीन चल रहा है ये सबको पता है। वक्फ बोर्ड जो है राज्य सरकार के अधीन चलता है, केंद्र सरकार के अधीन चलता है, और वक्फ बोर्ड की जो नियुक्ति चेयरमैन वगैरह की कौन करता है, वहां की मौजूदा सरकार करती है। अब ये बता दीजिए, जब मौजूदा सरकार खुद कर रही है तो फिर वक्फ बोर्ड में जो मुस्लिम रहनुमा है उनकी नुमाइंदगी कौन कर रहा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात चर्चा ये आती है कि वक्फ बोर्ड के अंदर कोई महिलाएं नहीं है। महिलाएं हैं, लेकिन ये लोग गुमराह करते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर महिलाएं नहीं है। और देखिए, अभी आपने कहा कि तीसरा नाम जो आता है वक्फ बोर्ड के पास की जमीन का आता है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर शायद आश्रम और मठ के पास के भी जमीनों का अगर सर्वे हो जाए तो शायद हो सकता है कि पहले नंबर पे आश्रम के और मठ की जमीनें आए। और देखिए, एक चीज और जब देखिए मुझे अयोध्या का वो केस याद आ गया जहां 13,000 एकड़ जमीन जो हमारे आर्मी भाई की थी, वो किस तरीके से पूंजीपतियों को दे दी गई। हाजी नाजिम को बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश को पता है। वही नजर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का जो एक खेल खेला जा रहा है कि वक्फ बोर्ड के सारे अधिकार खत्म करके जमीनें लेकर पूंजीपतियों को दे दी जाए। इस तरीके देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है। अब बात आती है 40 संशोधन की। अब फिर कहते हैं कि ये तो जहां जमीन पे हाथ रख देते बता देते वो जमीनें निकलती है। देखिए, यहाँ पर इस मुल्क के अंदर संविधान चलता है और संविधान के तहत आपको लग रहा है कि संविधान के तहत अगर ये वक्फ बोर्ड चल रहा होता तो इतनी जमीन के मालिक होते? किरण जी, संविधान के तहत तो कानून बना। चलिए ठीक है, आनंद जी के पास चलेंगे, बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपके पास हम आएंगे। संविधान के तहत वक्फ बोर्ड चल रहा है, इतनी जमीनें नहीं जितनी मठ के पास में होंगी, यानी कार्रवाई बातचीत संशोधन वक्फ बोर्ड को लेकर के है, तो ये डीरेल होकर के दूसरी जगहों पे पहुंच जाते हैं, अयोध्या की बात पर पहुंच जाते हैं। आपसे सबसे पहले कि अगर हम देखें तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास में जमीन है, और यहां तक ये कि जो बात कर रहे हैं कि अल्लाह को जो ये जमीन है हम दे देते हैं, उनके अंडर में चीजें आ जाती है जो हम वापस नहीं ले सकते, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए। फिर महिलाएं इतनी ज्यादा खुश क्यों हैं जब केंद्र सरकार की तरफ से इस बिल को लाया गया कि हम इसमें 40 संशोधन करेंगे? आनंद जी, कैसे देख रहे हैं इसे आप? किरण जी, अगर वक्फ के बारे में पता करना है तो आप कर्नाटक के किसानों और केरल के एर्नाकुलम में चल रहे विरोध को देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक पिछले 50 वर्षों से किसान अपनी जमीन को जोत रहे थे, एक दिन अचानक से उसको वक्फ का नोटिस मिलता है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है और ये अल्लाह को दान कर दी गई है। तो मुझे लगता है कि वक्फ को संविधान के अंदर लाने के लिए इस सरकार ने जो प्रयत्न किया है उसको सभी समुदाय के लोगों को, मुस्लिमों को भी और इसको भी। और अभी बड़ी बेवकूफाना बातें हो रही थी कि किसी ने नबी की शान में कुछ कह दिया। अरे नबी की तो सारे लोग इज्जत करते हैं, सारे लोग उनको बहुत सम्मान के साथ उनके बारे में बात करते हैं। कोई सिरफिरा अगर कुछ कह दे तो उसके आधार पर पूरे हिंदू समाज को आप प्रश्नांकित नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से तौकीर रजा जैसे लोग भड़का रहे हैं आपसे आनंद जी, मैं आपके पास वापस लौटे। खान साहब, ये सवाल आपने ही किया था ना। देखिए, कितने दिलेरी के साथ जो गलत है उसको गलत बताने की हिम्मत जो है वो यहाँ रखी जा रही है। आपके पास आऊंगी बिलाल जी, ये खान साहब के लिए, ये नाजिम जी के लिए है, ये नाजिम जी के लिए है। आऊंगी बिलाल जी, करेगा तो बेफजूल की बातें बोल रहे हैं बिलाल जी, आऊंगी। लेकिन उन्होंने अपनी इस चीज को रखा कि हाँ, जिन्होंने गलत कहा वो गलत कहा, ठीक है, लेकिन ऐसी तौकीर रजा की बात को आप भी कहिए ना कि हाँ वो गलत है, वो भड़काने का काम कर रहे हैं। चलिए आनंद जी, अपनी बात को कंप्लीट करें। बिलाल जी, आऊंगी आपके पास। बिलाल जी, आऊंगी आपके पास। किरण जी, जिनके पास तर्क नहीं होते वो चिल्लाकर बात करते हैं और दूसरों की आवाज को दबाने का प्रयास करते हैं। जब ये लोग बोल रहे थे तो मैं इनकी बात पे नहीं बोला। ये मूर्खतापूर्ण बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश की बातें क्या होती है, मुसलमानों को हटा दिया जाएगा। अपनी बात करो, बेफजूल की बात कैसे बोला इसने? नबी की बात है क्या? मैं तो इन दोनों को चुनौती देता हूं कि कहीं भी योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान दिखा दे जो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने दिया और उसको इसके खिलाफ हिंसा की बात की होगी। बेवकूफी भरी बातें बैठकर नहीं करनी चाहिए। कह रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप संविधान सम्मत बात करना चाहते हैं तो वक्फ को संविधान के अंदर लाने दीजिए। इस संविधान से ऊपर कोई नहीं है इस देश में। आप क्या आप बताओ कि संविधान पढ़ा है या रही है? आपको जवाब देने का मौका बताओ, आप संविधान पढ़ा है या देखिए, चर्चा है
तो मैं चलेगा और बगैर संविधान के कोई काम नहीं होगा और संविधान समानता का अधिकार मंदिरों में चले गए, बहुत अच्छी बात है। मंदिरों को वापस लेंगे हम। बिलाल भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं आनंद जी ने बिल्कुल गलत आपस में करने के माफी मांगनी चाहिए। अब आप तिलमिला गए क्योंकि बेफजूल की बात कैसे लग रहा है। अगर हम नबी की बात करें, बेफजूल की बात है, बेफजूल की बात कर रहे हैं कि हम लोग बातों से डिरेल हो रहे हैं, हम बातों से डिरेल हो रहे हैं, हम वापस से वक्त को आते हैं। आलोक जी काफी देर से बैठे, बैठिए शांति से, शांति से आप बैठिए। बिलाल जी नेशनल चैनल पे है, आनंद जी नेशनल चैनल पे है। आनंद जी से कहिए कि माफी मांगे, इस तरीके का बयान नेशनल चैनल पे इस तरीके की बात करके अंदर एक माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही मुसलमानों को अशिक्षित रखना चाहते हैं, उनको रोजगार से वंचित रखना चाहते हैं, क्योंकि आपकी रोजी रोटी चलती रहे और इस तरह से वो लोग। हम तो कहते हैं कि नजीम जी आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगी। ठीक है, सुनिए, सबको कहने का मौका दीजिए, पैनल में सभी बैठे हुए हैं। अपनी बात को नजीम जी आप रखिए, उसके बाद फिर मैं आलोक जी का रुख करूंगी। किरण जी देखिए, अभी जिस तरीके से हमारे आनंद जी ने बातें कही, देखिए मुझे उनके कुछ शब्दों पे आपत्ति हुई, लेकिन जब संविधान की बात आती है तो हाजी नाजिम संविधान की बात बड़े ध्यान से सुनता है। और इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज को अशिक्षित रखने की बात होती है, तो मैं इनसे कहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारत के अंदर एक सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, उसको लागू करवा दीजिए, जिसमें यह लिखा हुआ है कि भारत के मुसलमानों के हालत दलित से बदतर है। तो बता दीजिए, अगर सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लागू हो जाएगी तो भारत के मुसलमानों के हालत कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और सुन लीजिए, एक धार्मिक आधार पे आर्टिकल 341 को बैन कर दिया गया था आरक्षण के नाम पर, तो उसको भी है ना आप बहाल करवा दीजिए, ताकि मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिले। मुस्लिम समाज भी देश के बागडोर संभालने के लिए मजबूत तरीके से देश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो, ना कि आप लोगों की तरह नफरत फैलाए। आनंद जी नहीं, अच्छा नाजिम जी, आपने अभी तक तौकीर रजा वाले बयान पे कहा ही नहीं, बाकी आपने सब पे कह दिया नफरत वो फैला रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, लेकिन तौकीर रजा पे भी तो अपने पॉइंट को रख दीजिए ना। चलिए आलोक जी का मैं रुख करूंगी। जी किरण जी मैं जवाब दूं जरा। हाँ, आपने कहा मौलाना तौकीर रजा साहब ने जिस तरीके का बयान दिया, उस वक्त मैं ये कहता हूं कि अगर कोई भी अगर ये कहता है कि हम हिंदू बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि ज्यादा बच्चे वालों को जमीनें दे दी जाएगी, और ये कहा जाता है कि अगर जिस तरीके से भी बिलाल भाई ने कहा कि एक विधायक ने किस तरीके से महत रामगिरी का बचाव करा और कहा कि मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर, चलिए आप घूम फिर करके जवाब नहीं देना चाहते, बता दीजिए, आप यही बता दीजिए। नहीं, ये मैं समझ गई हूँ कि आप जवाब ही नहीं देना चाहते, आप मौलाना तौकीर रजा पे जो है कुछ कहना ही नहीं चाहेंगे। आलोक जी आऊंगी, बिलाल जी आपके पास में, आलोक जी आपके पास आएंगे। जिस तरह की ये बयानबाजी और जिस तरह से 40 संशोधन, पहले देखिए सरकार चाहती तो इसको पेश करती, फैसला लेती और कानूनी तौर पर ये सब कुछ जो है संशोधन हो चुका होता, लेकिन जेपीसी को भेजा गया। जेपीसी की जो मीटिंग है वो फिलहाल जारी है, उसमें सीधे तौर पे अगर मैं ये कांग्रेस की बात कहूं तो कांग्रेस के एक सांसद है, उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दबाजी में इसमें काम किया जा रहा है। उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि इसमें जो रूल्स लेकर के आने चाहिए उस रूल्स के तहत बातचीत नहीं हो रही है, टाइम सिर्फ वेस्ट किया जा रहा है। गुवाहाटी में मीटिंग हुई जिसमें वो शामिल नहीं हुए, तो कांग्रेस का तो सीधा पक्ष यही है कि वो नकार रहे हैं इसको। देखिए किरण जी, तौकीर रजा जी ने जिस तरीके की बात कही है, ना तो उस पर बिलाल भाई कुछ बोले ना हाजिम खान कुछ बोले। बिल्कुल, वो तो मैं कह ही रही हूं उनको। हाँ, ऐसे बयानों से समाज का ताना बाना बिगड़ता है, समाज में सौहार्द बिगड़ता है। उस पर इन लोगों ने चुप्पी साध ली। और वक्फ बोर्ड ने ठीक कहा, वरिष्ठ पत्रकार ने, कि जिस तरीके से उन्होंने समय समय पर किसी भी प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर दिया, 2013 में जिस तरीके से उनको अनधिकृत अधिकार दिए गए, उस पर वो किसी भी प्रॉपर्टी को क्लेम करके कह सकते हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी है, वो उनकी हो जाती है। तो इस तरीके की चीजों को अगर जेपीसी में का गठन किया गया है और उसमें मुस्लिम समुदाय के भी 6-7 रिप्रेजेंटेटिव है, तो उसका फैसला आने दीजिए कि वो किस तरीके की उस पर चर्चा करके किस तरीके का संशोधन लाते हैं। उसके पहले ये उतावले क्यों हो रहे हैं? और अगर ये इतने ही उतावले हैं तो हिमाचल प्रदेश में जिस समय एक मांग उठी कि वक्फ बोर्ड ने कुछ जमीन हथिया ली है, तो उन्होंने स्वयं उसको तोड़ दिया, इसके पहले की कोई कार्रवाई होती। तो इस तरीके का बहुत सी जगहों पर उन्होंने किया। इन्होंने कहा कि गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को के उत्थान के लिए
वक्फ बोर्ड के पास, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा और हमें भी ज्ञात है कि तीसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी के मालिक ये लोग हैं। तो आज क्यों है मुसलमान गरीब, आज क्यों महिलाएं इस तरीके का दंश झेल रही हैं? क्यों नहीं वक्फ बोर्ड ने उनको उनके उत्थान में उस सारी चीजों को लगाया? और वक्फ बोर्ड पर समय समय पर जो उंगलियां उठती रही हैं, ये कह रहे हैं महिलाएं हैं उसमें, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन न के बराबर है। तो समाज, ये अपने समाज के अच्छा, शिया और सुन्नी का अलग अलग वक्फ बोर्ड है, तो इसमें अगर जेपीसी का गठन करके और उस पर उचित फैसले लिए जाने की बारी आ रही है, तो ये जब तक शांत से बैठे और उसका फैसला आने दे। बिल्कुल बिलाल जी, फैसला आने दीजिए ना, उससे पहले में इस तरह से उन्माद फैलाना, अराजकता फैलाने की बात को कहना कहां तक जायज है? देखिए, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की तरफ से प्रतिनिधि नहीं है उसमें, इनके भी सभी हैं। रिप्रेजेंटेटिव है वहां पे, 31 कुल मिलाकर के सदस्य हैं, 10 राज्यसभा से हैं, बाकी 21 जो है आपके लोकसभा से हैं, तो आपके खुद के रिप्रेजेंटेटिव भी है, कांग्रेस के भी काफी उसमें हैं, तो फिर दिक्कत कहां आ रही है? इंतजार करना चाहिए ना। अब कुछ फिर लोगों ने हिंदुओं के अगर कुछ बयान दे दिया, हाँ, उस पर ये क्यों जाते हैं? ऐसे तो बहुत से मुसलमान ने बयान दिया है। ये ठीक है बिलाल जी, AIM के अध्यक्ष के भाई ने क्या कहा था? ठीक है बिलाल जी, इसका जवाब दीजिएगा। हम बता देंगे पूरे हिंदुस्तान आलोक के जी, लोगों 15 सेकंड की भी बात बता दीजिए। 15 सेकंड की किसने बात करी थी? आपको 15 मिनट तो याद है, लेकिन 15 सेकंड याद नहीं है आपको? नहीं, आपने 15 मिनट की बिलाल जी, अब तक आवाज पहुंच रही है? उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए। ठीक है आलोक जी, आपके पास हम आते, खान साहब आपके भी पास आएंगे। बिलाल जी, जवाब दीजिएगा इसका, इंतजार कर लीजिए ना। उससे पहले इस तरह से बयानबाजी करना, इस तरह से उन्माद फैलाना, अराजकता फैलाना कहां तक सही है? 31 सदस्य हैं, आपके भी प्रतिनिधि हैं। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ आपत्ति दर्ज करानी है। जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, उन्होंने एक अल्फाज का यूज किया है कि नबी के बारे में बात करके बेफजूल की बात कर रहे हैं। ये बहुत गलत अल्फाजों का यूज है। अगर मैं अपने नबी के बारे में किसी को बात कर रहा हूँ तो ये बात नहीं होनी चाहिए। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा, फिर ट्विस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा नबी का आपने यही बात कही, बेफजूल की बातें ना करो, ये बातें नहीं होनी चाहिए। मैं जब भी आपको अगर मेरे नबी के बारे में बात करेगा तो वो बेफजूल की बात नहीं है सर। आलोक भाई की स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैंने मोहम्मद साहब के सम्मान की बात की, उनके शान की बात की है। अगर आपको किसी तरह से उस पर दिक्कत हुई है तो मैं उस पर खेद प्रकट करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। अगर मैंने मोहम्मद साहब के बारे में चलिए, आप तो तौकीर रजा पे बोल ही दीजिए, अब तो बोल ही दीजिए। मुझे लग रहा है खुशी तो मिल गई होगी। अब मैं जवाब देता हूँ, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो बात है ना, देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का मसला है, ट्रिब्यूनल में जब मैटर जाता है तो आपको मालूम होगा राज्य सरकारें जो होती हैं और केंद्र सरकार के लोग भी बिठाए जाते हैं ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर, और वहां से वो होने के बाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर वहां से हमें रिलीफ नहीं मिलता तो ये संशोधन जो आप कर रहे हैं, इससे पहले भी हम हाई कोर्ट में जाने का हमारे पास अधिकार है वक्फ बोर्ड के अंदर। ऐसा नहीं है कोई भी उठा के कहते ये मेरी वक्फ बोर्ड की संपत्ति है तो इस देश को कर लेंगे। जिस तरीके से इन्होंने बना रखा, लोगों के बीच में एक रिप्रेजेंटेशन दे रखा कि वक्फ बोर्ड की जमीन बता के कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा काम करते हैं भाजपा वाले तरीके की बात करते हैं, देश में माहौल खराब करते हैं कि हर एक प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी बताते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बिलाल जी, समझ लीजिए, ये इस तरीके का एक ऐसे नैरेटिव सेट करते हैं कि देश में जितनी प्रॉपर्टी है कब्जा कर लेंगे, ये कर लेंगे। बिलाल जी, ऐसा है, ठीक है, 1955 के संशोधन में ये कानूनी तौर पर वक्फ बोर्ड को अधिकार मिल गया था। और ये जो आपको आनंद जी ने सीधे तौर पे कहा ना कि जाना है और देखना है, तो आप कर्नाटक का रुख करके देख लीजिए एक बार, ठीक है। ट्रिब्यूनल कोर्ट बना हुआ है ना वक्त के लिए, इसमें कौन लोग रहते हैं ये बता, कौन अपॉइंट करता है ट्रिब्यूनल कोर्ट? आपसे मैंने पूछा कि ठीक है अगर संशोधन हो भी रहा है, चलिए आप कह रहे हैं कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप सब कुछ कर मान लीजिए, चलिए हमने मान लिया कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, संविधान के तहत हो रहा है, जिस तरह से खान साहब ने भी कहा। अगर संशोधन हो रहा है तो फिर दिक्कत किस बात की है? जब पूरे कानून के तौर पे आप सब कुछ चल रहे हैं तो फिर दिक्कत किस बात की? 40 संशोधन हो रहे हैं ना, 40 संशोधन ही तो हो रहे हैं ना। हमने चैलेंज किया कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, कौन से मंदिर पर चैलेंज किया? ये तो लगातार सुबह शाम मंदिरों पर, मस्जिदों पर चैलेंज कर रहे हैं। ये हमारी, आपको पता है, जबकि प्लेसेस ऑफ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने, कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड की मांग की। आपने अभी तक सनातन बोर्ड का नाम सुना कहीं?
देखिए सनातन इतने बोर्ड बनाइए, हमें लिबरल कि कुछ अभी नहीं तक बनाइए, किसी अपने बोर्ड आप की से बनाइए ना। आवश्यकता किसी हिंदू हम को नहीं वक्फ बोर्ड की पड़ी। जमीन अब किसी से जाकर के लेंगे? मांग की जा रही है कि हमारे आप बाप दादा हमारे से लिए भी लेंगे, बोर्ड का हमारे गठन कर दीजिए। अब जाके किरण मांग जी, की जा रही है और आपका इतने सालों से चल रहा है, अब संशोधन हो रहा है तो उसमें भी आपकी नाराजगी है। जब आप इतने संविधान के तौर पर चल रहे हैं, जब वहां पर हाईकोर्ट का रुख हो सकता है, तो फिर नाराजगी क्यों? अधिकार सुनिए, छीनने का काम हो रहा है मैडम। संशोधन क्या होता है? आपको ये है कि संशोधन तो हमेशा हुआ है, लेकिन हाँ। जो पावर्स है, जो वक्फ बोर्ड की चीजें, उनको छीनने का काम होगा। जिस तरीके से हमारी मस्जिदों को बता दिया जाएगा कि ये वक्फ बोर्ड की नहीं है, इस पर डाल दिया। जिस तरह आप चल ही रहा है, आप देख लीजिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो मानते नहीं, तब तो 1947 कोर्ट के का बाद रुख आप कर सकते हैं ना जितनी भी कि जमीनें हमारी हैं, मस्जिदों को छीना नहीं, जा रहा है। जैसे अभी आप किसी की कुछ जमीन हो रहा को वक्फ बोर्ड अगर रख ले रहा है जब अपने एक पास में, वो सुप्रीम हाई कोर्ट कोर्ट ने का रुख कर सकते हैं, तो आप बाबरी भी तो मस्जिद रुख पे कर सकते हैं ना जजमेंट हाई दिया, कोर्ट का। उसके बाद आपको कानून कोर्ट का से, फैसला कानून के किसने नहीं अधिकार माना? से तो कोई हटा नहीं रहा है बाबरी ना। मस्जिद का फैसला जब आया, मैडम सुन लीजिए, बिलाल बाबरी जी, मस्जिद का सुनिए, फैसला जो तर्क आया, पे इस बात देश के करिए, हर चलिए मुसलमान ने लॉजिकली एक्सेप्ट किया आइए, कोर्ट को। सुनिए लॉजिकली बात करिए, कोर्ट ठीक को है, एक्सेप्ट लॉजिकली किया ना, बात करिए तो कोर्ट में बिलाल जी, हाँ, लॉजिकली बात किरण करिए। जी, 31 तारीख का क्यों, मैम आप जो लॉजिकल यहाँ बात नहीं, पर मैं तो कोर्ट की जेपीसी बात कर रहा हूँ ना। इस देश के अंदर जेपीसी में जब जब जजमेंट समिति आया, का गठन हो गया है, इसमें जब चीजें चल रही हैं, तो इंतजार क्यों रिपोर्ट का नहीं कर रहे हैं? ज्यादा नहीं, शीतकालीन सत्र में ही तो ये रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी। वो अभी है, जेपीसी चल रही है, अभी मीटिंग्स में चले, अभी आपको सामने आ जाएंगी सारी चीजें। अभी आप ये इतना बहुत लोग खुश हो रहे हैं कि ये हो रहा है वक्फ बोर्ड, ये अभी चलेगा। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं, ये हमारी अपनी लड़ाई। हाँ। क्योंकि ये हमें पता है, भारतीय जनता पार्टी हर चीज में राजनीति चाहती है। क्योंकि वक्फ बोर्ड को लेके, नमाज को लेके, मदरसों को लेके 80-20 शमशान कब्रिस्तान, नमाज, मंदिर मस्जिद, यही लोग तो करने आए ये देश के ठीक अंदर। है, और क्या आनंद जी करना है? जवाब जो दीजिए, आप वादे करे थे मुस्कुरा रहे हैं। सोने से पहले, नहीं, करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, कहाँ दिए सर? मैं बिलाल अहमद साहब से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान से ऊपर उठिए और संविधान की बात करिए। अगर हिंदू धर्म में यति नरसिंहानंद जैसे लोग कुछ उल जलूल बोलते हैं तो उसकी भी निंदा करिए, लेकिन तौकीर रजा की भी निंदा करिए। तभी आपकी साख समाज में बनेगी और आप समाज के रहनुमा बनेंगे। ऐसे सिर्फ एक पक्षीय निंदा करने से कुछ भी नहीं होगा। मैं सिर्फ सब लोगों से यही आग्रह करता हूं कि अगर आप सही बात बोलेंगे, अगर समाज को सही दिशा दिखाना चाहते हैं, जैसे तौकीर रजा ने इस देश में हमेशा हिंसा को बढ़ावा दिया है, जिस प्रकार से उन्होंने कल बयान दिए हैं, जिस प्रकार से लोगों को हिंसा के लिए उकसाया है, जिस प्रकार से ये सब महाराष्ट्र चुनाव को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। लेकिन ये लोग दीर्घकालीन परिणाम उसके सोचते नहीं है कि इस तरह के बयान से जो गंगा जमनी तहजीब के, तथाकथित गंगा जमनी तहजीब है, या जो हिंदू मुसलमान का रिश्ता है, वो कितने हद तक प्रभावित होता है। वो हर तरफ से हो रहा है। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी उसी प्रकार से उन पर अटैक कीजिए और हिंदू समाज के रहनुमा भी उसी प्रकार से अटैक करें, तभी ये विसंगति समाज की दूर होगी। लेकिन जब आप वक्फ बोर्ड की बात होगी, आप सनातन की बात करेंगे, आप मस्जिद की बात करेंगे, और गलत मत बोलिए कि वक्फ बोर्ड में मस्जिदों को छीन लिया जाएगा। आप तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि इस देश में संविधान को लेकर चलने वाले लोग कहीं तो रुकेंगे। अब आप सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर भी सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से राम जन्मभूमि में फैसला दिया, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। अरे भाई, जो फैसला आ गया कहीं तो रुकेंगे। ठीक है बिलाल जी, आएंगे जवाब। नहीं बिलाल जी जवाब लूंगी, पहले खान साहब भी काफी देर से रुके हुए हैं, उनके पास हम जाते हैं। खान साहब आऊंगी बिलाल जी आपके पास, बहुत जल्दी जल्दी में जवाब दीजिएगा, सभी वक्त कम है। खान साहब आपके पास आ रहे हैं। 1955 की तो हम बात लगातार यहाँ पर कर ही रहे हैं, जो अधिकार दे दिए गए थे संशोधन के तहत। 1995 की भी अगर हम बात करें तो धारा 3 के तहत जो है वक्फ के सोचने भर से जमीन उसकी हो जाएगी। देखिए मैं लॉजिक लेकर के आई हूं, उस पर बात करिएगा कि कोई भी सबूत नहीं देना होगा आपको। अब कहिए जिस बात को लेकर के बिलाल जी लगातार कहते हैं हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं, कहां कर सकते हैं? किरण जी देखिए, मैं ये कहता हूं कि वक्फ बोर्ड का जो कानून बना, किसके तहत बना? वो भारत के इसी मुल्क के अंदर संविधान के तहत बनाया गया। और किसके अंदर बनाया गया? लोकतंत्र के मंदिर के अंदर ये संविधान बनाया गया। हाँ, ये जो कानून बनाया सर 1923 अरे सुन लीजिए सर, ब्रिटिश हुकूमत की बात नहीं कर रहा मैं, अपने भारत की बात कर रहा हूँ। आप ब्रिटिश हुकूमत की बात करेंगे तो फिर मैं मुगलों वाली बात पर आ जाऊंगा। तो देखिए, जो भारत के अंदर मौजूदा माहौल चल रहा है उस पर बात करेंगे। देखिए, ये भारत के अंदर एक लोकतांत्रिक मंदिर के अंदर इस संविधान के तहत वक्फ बोर्ड का एक कानून बना गया। और फिर देखिए 1995 की भी बात आती है, 2013 की भी बात आती है। तो किरण जी, मैं कहता हूँ आपने स्वागत किया ना उसका, 1995 में जो संशोधन हुआ, स्वागत किया ना। तो अगर ये संशोधन हो रहा है तो स्वागत करिए ना। वो आपके बेनिफिट में था, बेनिफिट में था, पावर मिल रहा था क्या, इसीलिए आप लोग ओके थे? और अब पावर थोड़ा कम होता जाएगा तो क्या शायद उसकी नाराजगी है?
नहीं किरण जी, देखिए हमारी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि हम लोग संविधान पर विश्वास करते हैं और संविधान से बेपनाह मोहब्बत तो क्या करते हैं हम, संविधान क्योंकि के इस तहत मुल्क ये अधिकार है कि मौलाना तौकीर रजा इस तरह की बात करे, उन्माद फैलाए, अराजकता फैलाए? अभी हाँ, तक किरण जी, सुन आपने लीजिए, अभी तक देखिए, इसको लेकर ये कोई टिप्पणी नहीं की है, कुछ नहीं कहा। हाँ सुन लीजिए, देखिए मैं ये कहता हूँ केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, जिस तरीके से ये बयान आते हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से ताल्लुकात रखता हो। और रही बात किरण जी, ये बात देखिए मैं ये कहता हूँ कि अभी जिस तरीके से एक है ना संसद भवन के बारे में भी कहा गया था, जिसमें ये कहा गया था कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। देखिए मैं बता देता हूँ, इसमें मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं। उन्होंने जिस तरीके से कहा, जाहिर सी बात है उनके पास एविडेंस होंगे, तभी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा कि ये संसद भवन जो वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो इसमें देखिए ना वक्फ बोर्ड ने क्या कहा कि देखिए ठीक है आलोक जी, जल्दी से अपना जवाब दे दीजिए, बहुत नहीं वक्त कम है, वाइंड अप करना है मुझे। आलोक जी जल्दी से अपनी बात करें। देखिए किरण जी, 2013 में कांग्रेस रेजिम में जिस तरीके का इनको असीमित पावर दिया गया, किसी कोर्ट में कहीं नहीं जा सकते हैं आप। जिस जमीन पर नजर रख दी है वो जमीन इनकी हो जाएगी। उस पर इनका क्या कहना है? झूठ बोल रहे हैं आप। अभी मैंने बिलाल जी आपको ये सुनाया धारा 3 के तहत, अभी मैंने सुनाया, आप फिर भी उसको झूठा बता रहे हैं। चलिए बट मुझे लग रहा है वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए इस विशेष चर्चा में आप